जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 69 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये निकालो चैप्टर नंबर 13। इसमें एक दो सवाल होमवर्क में थे, बहरहाल अभी मैं देखता हूँ उनको। फ़िलहाल ज़रा मुझे एक चीज़ डिस्कस करने दो। अच्छा जी, हमने ये पढ़ा था पेज नंबर 276 पे कि अगर एक साहब जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल हों, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उनका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम है। तो जिन साहब का स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम हो और पाकिस्तान में सैलरी कमाने आए हों और बाहर की इनकम पाकिस्तान ना लाएं, अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दें तो उनकी फॉरेन इनकम माफ़ होगी। बाहर की इनकम, पाकिस्तान की इनकम नहीं, उनकी कौन सी इनकम माफ़ होगी? फॉरेन इनकम, जो उन्होंने बाहर कमाई है। पाकिस्तान इनकम माफ़ नहीं होगी। ये हमने एग्जांपल भी की थी इसकी। उनकी फॉरेन इनकम माफ़ होगी। 3 साल जो उन्होंने बाहर के मुल्क में पैसे कमाए, पाकिस्तान इनकम नहीं माफ़ करनी, पाकिस्तान इनकम नहीं माफ़ करनी। अच्छा, इसमें ना एक और बात थी, वो देख लें। ये एक बिल्कुल हट के सा पॉइंट है। फ़र्ज़ करें एक साहब पाकिस्तान नौकरी करने आए 3 साल के लिए और उनका स्टे 3 साल से कम है। उनको पता चला मिस्टर हैरी हैं, ये पाकिस्तान में नौकरी करने आए 3 साल के लिए। तो फ़र्ज़ करो ये 2010 है, उन 3 साल में से 1 साल 2010 है। इसमें इन्होंने पाकिस्तान में इनकम कमाई 50 मिलियन, बाहर के मुल्क में फ़ॉरेन सोर्स इनकम कमाई, फ़ॉरेन सोर्स इनकम कमाई, जहाँ ये बॉटल्स बेचता है, बॉटल्स बेचते हैं, इससे उसने कमाई 30 मिलियन। और वहाँ पे कोई इसके मुलाजमीन हैं, वो काम करते हैं। तो ये साल साल से इनका जदी पुश्ती बिज़नेस चला रहा था कि जर्मनी के अंदर ये लोग बोतलें बेचते थे। उनकी दुकान की बोतलें बड़ी मशहूर थी। बोतल हो तो हैरी की दुकान की। तो ये जर्मनी में इनका जदी पुश्ती कारोबार था, बड़ों ने भी यही काम किया। अच्छा, ये पाकिस्तान आया ना, तो पाकिस्तान इसको आके पता चला कि पाकिस्तान में सरगोदा के अंदर, उधर देखा कर, पाकिस्तान में सरगोदा के अंदर माल्टे बड़े ज़बरदस्त हैं। नहीं देख उधर भी, पाकिस्तान में सरगोदा के अंदर माल्टे ज़बरदस्त हैं। तो इसने क्या किया, इसने यहां से माल्टे खरीद कर बाहर के मुल्क भेजे और बाहर में एक और दुकान कमाने लग गया, फॉरेन सोर्स इनकम, और नाम रखा ऑरेंजेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के माल्टे। इससे भी इसने 20 कमा लिया। अब असूल ये है मोहतरम, ये पैसे अगर पाकिस्तान ना लाए, नॉट ब्रॉट इन पाकिस्तान, नॉट ब्रॉट इन पाकिस्तान, ये पैसे अगर पाकिस्तान ना लाए तो फिर ये पैसे माफ़ हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो ऑरेंजेस वाले पैसे इसने बाहर नई दुकान खोल के जर्मनी में ऑरेंजेस बेचे, ये पैसे चाहे पाकिस्तान लाए ना लाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसे टैक्सेबल हैं। अब टैक्स कैलकुलेशन के एतबार से ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सॉरी, ये तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ये टैक्सेबल हो जाएगी। 50 रुपये, 30 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि बाहर के पैसे पाकिस्तान नहीं लाया। लेकिन ये एक बिल्कुल नया सिनेरियो है, पाकिस्तान आने की वजह से बाहर दुकान खोली। अगर पाकिस्तान का माल खरीद के बाहर की दुकान पे रखो ना, ये पेपर में कभी नहीं आया, आने का चांस भी नहीं, पाकिस्तान का माल खरीद के बाहर के मुल्क में रख दो ना, तो फिर ये इनकम जो है वो टैक्सेबल बन जाएगी भाई। माना के फॉरेन सोर्स है और पाकिस्तान लाओ भी ना, पाकिस्तान नहीं लाया ये पैसे, नॉट ब्रॉट इन पाकिस्तान, इस पैसों के साथ भी मैं लिख देता हूं, ये भी पाकिस्तान नहीं लाया। अब पाकिस्तान लाए या ना लाए, ये इनकम टैक्सेबल ही टैक्सेबल है। तो 50 रुपये टैक्सेबल हो गए, 30 रुपये माफ़ हो गए और 20 रुपये टैक्सेबल हो गए। इसकी इनकम कितनी बनी? 70। चलो जी,
तस्वीर खींच लो। ये नोट करने का मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अंग्रेजी में खाली समझ आ गई तो काफ़ी है। ओके चलें जी, पॉज करके किसी ने करना मर्जी है, मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि नोट करें, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। देखो ये 50 के 2 का है। However, under following circumstance, foreign income will be taxable. Any income कमाई from a business of person established outside Pakistan due to presence in पाकिस्तान। अच्छा ये ब्रैकेट वाली बात ना मैंने अपने से डाली है, ये आप पेपर में ना लिखना, ठीक है, ना लिखना आई कैप में, ब्रैकेट वाली बात ये समझने के लिए डाली है। बोलो क्या है? एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ अ पर्सन एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड पाकिस्तान ड्यू टू, पाकिस्तान में आने की वजह से पता चला ना ऑरेंज भी है, वरना पाकिस्तान आता उससे क्या पता चलता किन्नू क्या है, माल्टा क्या है, संतरा क्या है, मौसमी क्या है, जिससे ऑरेंजेस उसने बेचे। तो यार जनरल रूल तो वही है जो हम इतने दिनों से पढ़े हैं, ए बी और 2 का बी। जनरल रूल तो दोबारा बता दो। अगर कोई बंदा 3 साल से कम नौकरी करने आया है तो बाहर के पैसे अगर पाकिस्तान ना लाए तो उसकी फ़ॉरेन इनकम माफ़ है, लेकिन एक सूरत में फ़ॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल हो सकती है, चाहे वो पैसे लाए या ना लाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पैसे लाए या ना लाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से बाहर उसने काम शुरू किया। भाई कितने मिनट हो गए रिकॉर्डिंग को? यहाँ से नज़र आता है, पहला क्लिप तो नज़र आता है। अच्छा चैप्टर 5 निकालो। हाँ बताओ, नहीं नज़र आ रहा क्या? अच्छा चलो खैर है। अच्छा यार ये ज़रा रॉयल्टी की डेफिनेशन रिवाइज करो चैप्टर 5 में। असल में रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी होता है आपने हश पफीज़ वालों ने किसी को जूते का डिज़ाइन इस्तेमाल करने दिया तो हश पफीज़ वाले जो उससे पैसे लेंगे वो रॉयल्टी होगी। राइस वालों ने किसी एफएससी के कॉलेज को अपना नाम इस्तेमाल करने दिया तो जो पैसे राइस वाले लेंगे वो राइस वालों की रॉयल्टी इनकम होगी। जापान वालों ने होंडा कार्स वालों को अपना नाम एच का लोगो यूज़ करने दिया तो जापान वाले होंडा कार से जो पैसे लेंगे वो रॉयल्टी होगी। तो हमने पढ़ा था रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी है यूज़ करने की इजाज़त देना अपना पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला और ट्रेडमार्क। क्लियर? पॉइंट बी हमने पढ़ा था रॉयल्टी क्या है? यूज़ करने देना किसी को अपना लिटरेली, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क। अच्छा ये इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियोस, इंक्लूडिंग फिल्म्स इन कनेक्शन विद टेलीविजन और टेप और इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। आमतौर पर जो फिल्म चलाने दी जाती है ना टेलीविज़न, टेप या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पे, तो बाहर के मुल्क की फ़िल्म, जैसे किसी मुल्क की बाहर के मुल्क की फ़िल्म है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, वो हम पाकिस्तान वाले को चलाने दें वो तो ख़ास मुद्दत के लिए इजाज़त देते हैं। 1 दफ़ा चला सकते हो, 2 दफ़ा चला सकते हो, 4 दफ़ा चला सकते हो। लेकिन अगर किसी बाहर के मुल्क ने पैसे रिसीव किए फॉर सेल ऑफ सिनेमा फिल्म, यानी सिनेमा फिल्म उसे बेच दी। सिनेमा फिल्म बेचने का मतलब ये है कि अब उसको बेच दी है सिनेमा फिल्म, जो चाहे तो आगे लोगों को भी बेच सकेगा, पाकिस्तान में भी बाहर के मुल्कों में भी। तो फिर ये पैसे रॉयल्टी नहीं है, फिर ये क्या है? इसको छोड़ें, ये हमारे स्कोप में नहीं। बट शेल नॉट इंक्लूड एनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ सिनेमा फिल्म। ऊपर सेल नहीं हो रही, ऊपर चलाने की इजाज़त दी जा रही है टीवी पे और टेप रिकॉर्डर पे या रेडियो पे, ऊपर चलाने की इजाज़त दी जा रही है, नीचे सेल हो रही है। सेल या डिस्ट्रीब्यूशन, आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी, आगे उसकी मर्जी है जिस मर्जी को बांटे, इसमें ना हमेशा के लिए आपको दे दी जाती है। और एग्जीबिशन, या जगह जगह आपने उस फिल्म के एग्जीबिशन लगाने की इजाज़त दे दी, अब आप जितनी मर्जी दफ़ा लाखों एग्जीबिशन लगाएं कोई नहीं आपको पूछेगा। तो जहाँ ये बात लिखी हो तो ये सिनेमा, बहरहाल ये ना कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल आने का नहीं है, बस ये थ्योरी में ही इंशाल्लाह आएगा, तो उस एतबार से मैंने आपको कहा बता दूँ। अच्छा इसके अलावा कोई विजुअल इमेजेस गुजर रहे थे या साउंड्स गुजर रही थी? इंडिया से चाइना जा रही थी साउंड्स, इंडिया से चाइना विजुअल इमेजेस जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? सैटेलाइट के ज़रिए जा रहे थे, केबल के ज़रिए जा रहे थे या ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए जा रहे थे? रास्ते में पड़ता था पाकिस्तान, पाकिस्तान ने कहा ये जो साउंड केबल के ज़रिए जा रही हैं ये मुझे पाकिस्तान के टीवी रेडियो पे चलाने दो, तो ये इंडिया वालों की रॉयल्टी इनकम हो जाएगी। अच्छा जी, पॉइंट डी में मैंने कहा था कि सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज,
सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज। जैसे इंटरनेट आपका घर में ख़राब होता है ना, तो आप फ़ोन करते हो इंटरनेट वालों को, यार मेरा इंटरनेट ख़राब है, कई दफ़ा वो फिज़िकली बंदा भेज देते हैं, कई दफ़ा फिज़िकली बंदा भेज देते हैं, ठीक है। इसको सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज नहीं कहते, ये तो टेक्निकल सर्विस दे रहे आके, ये तो टेक्निकल सर्विस इनकम टाइप चीज़ है। लेकिन अगर वो फिज़िकली बंदा ना भेजें, बल्कि आपको ऑनलाइन ही फ़ोन पे समझा दें, या यहाँ जाएं, या IP एड्रेस डालें, ये करें वो करें, हिस्ट्री डिलीट करें, ये करें वो करें, लटरम पटरम इस किस्म की बातें कर रहे हों, तो ये तो आपको अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। तो ये जो इनकम है ना, इसको कहते हैं, मैंने इंटरनेट की एक मिसाल दी है, इस चीज़ को कहते हैं सप्लाइंग टेक्निकल नॉलेज। इसमें आके फिजिकली लोग आपको हेल्प नहीं करते, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन नॉलेज सप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, यूज की इजाजत देना, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, लिखा करो ना, कमर्शियल इक्विपमेंट और साइंटिफिक इक्विपमेंट। यूज की इजाजत देना, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कमर्शियल इक्विपमेंट और साइंटिफिक इक्विपमेंट। अच्छा यार, बिजनेस के चैप्टर में भी हमने इस किस्म की बात पढ़ी थी, उधर तो हमने इसको रॉयल्टी में नहीं डाला था। बिजनेस के चैप्टर में अगर आप आओ तो हमने पहले सफ़े पे पढ़ा था, छोड़ो पहले सफ़े पे पढ़ा था बिजनेस के चैप्टर में, एनी इनकम फ्रॉम किराए पे देना ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे रेंटा कार का एक कारोबार है, तो रेंटा कार का क्या कारोबार है, टेंजेबल गाड़ियाँ, मूवेबल गाड़ियाँ, इमूवेबल चीज़ों का किराए पे देना तो इनकम प्रॉपर्टी है, मूवेबल चीज़ का किराए पे देना इनकम फ्रॉम बिजनेस है। रेंटा कार का कारोबार है, रेंटा फर्नीचर का आपका कारोबार है, इसी किस्म के कारोबार हैं। मिसाल के तौर पे कैटरिंग वाले फर्नीचर अपना दे देते हैं फंक्शंस के लिए, तो रेंटा फर्नीचर, रेंटा कार, ये बिजनेस में फॉल करते हैं। लेकिन ये रेंटा, ये क्या चीज़ बीच में आज आ गई, ये रेंट एन इक्विपमेंट है, रेंटा इक्विपमेंट या रेंट एन इक्विपमेंट, ये रेंटा कार नहीं है, रेंट इक्विपमेंट है। तो अगर कोई बंदा इक्विपमेंट, अपनी मशीनें वगैरह किराए पे दे देना, तो इसको लॉ मेकर रॉयल्टी कह रहा है, ठीक है, वो मशीन वगैरह किराए पे दे दे। हाँ यार, ये ना कहना अलॉन्ग विद लैंड एंड बिल्डिंग दे दी है, वो अलॉन्ग विद लैंड एंड बिल्डिंग अगर मशीन किराए पे दे देना, वो तो आपको याद होगा अदर सोर्स के अंदर आता है। तो बहरहाल ये इतना मुश्किल बात नहीं है, सादा सी बात है, सादा सी बात। अगर पेपर में ये लफ्ज़ आ जाए ना कि ये क्या चीज़ है, बल्कि रॉयल्टी के डेफिनेशन के लिए समझाना चाह रहा हूँ, किराए पे दे देना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, किराए पे दे देना कमर्शियल इक्विपमेंट और किराए पे दे देना साइंटिफिक इक्विपमेंट, ये किस डेफिनेशन में फॉल करेगा, रॉयल्टी के डेफिनेशन में। डन। और इसको मैंने फ़र्क कैसे किया, बिजनेस में इसके अलावा वाली चीज़ें होंगी, इक्विपमेंट के अलावा और कोई चीज़ किराए पे दे दी तो बिजनेस में फॉल करेगी, और अगर लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आगे यार, ये आपको बाहर के को पिज़्ज़ा बनाने वाला है, वो अपने पिज़्ज़ा बनाने का फॉर्मूला दे दे या अपना पिज़्ज़ा बनाने का प्रोसेस दे दे, तो खाली प्रोसेस देगा या उसको प्रोसेस को या फॉर्मूले को हल्का फुल्का समझाएगा भी, तो समझाने के लिए हल्की फुल्की कोई सर्विसेज भी देगा, कहेगा यार ऑनलाइन हो जाओ मेरे साथ, मैं बाहर के मुल्क से आया हूँ, ज़रा आप मेरे सामने चीज़ों को मिक्स करना शुरू करो, पानी पानी इतना उबाल लिया तुमने इसके लिए प्रोसेस में, नहीं यार पानी ज़रा कम उबालना, फलां चीज़ इतनी, ओ लाल मिर्ची इतनी डाल दी यार, हद होगी। तो प्रोसेस या फार्मूला अगर बाहर के मुल्क से कोई हम ले रहे हैं जिसका हम किराया दे रहे हैं, तो वो हमें प्रोसेस समझाएगा भी या सिर्फ सफ़े पे लिख के दे देगा E = mc², सफ़े पे लिख के दे देगा या समझाएगा भी? तो समझाना ना, A से E में जितने सिनेरियोज हैं, क्या उसमें समझाना पड़ सकता है कि इनको यूज़ कैसे करना है? सप्लाई ऑफ मदद, डेट इज एंशिलरी एंड सब्सिडरी। एंशिलरी क्या होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं चल सकता। सब्सिडरी क्या होती है, सबऑर्डिनेट। सब्सिडरी क्या होती है, सबऑर्डिनेट चीज़। अच्छा, हमने फार्मूला मंगवाया या हमने फार्मूले को समझने के लिए असिस्टेंस मांगी थी? हमने फार्मूला मंगवाया था। समझने के लिए असिस्टेंट तो एक सब्सिडरी चीज थी, सबऑर्डिनेट चीज थी, छोटी चीज थी, लेकिन एंशिलरी थी,
जरूरी थी, इसके बगैर हो नहीं सकता था काम। समझ आ गई बात? तो क्या अगर बाहर के मुल्क से मैं पिज्जा बनाने का फॉर्मूला मंगवाऊं तो क्या फॉर्मूला अगर सफ़े पे लिख के आ जाए काफ़ी है, या हल्का फुल्का समझाने का तरीका भी पूछना पड़ेगा, बनाने का तरीका भी पूछना पड़ेगा? तो बाहर का बंदा क्या करेगा बोलो? सप्लाई करेगा, हमें क्या करेगा? असिस्टेंस देगा, और वो असिस्टेंस मेरे लिए ज़रूरी होगी और ताबे चीज़ होगी। मेन चीज़ असिस्टेंस नहीं होगी, मेन तो वो फार्मूला होगा। इन सब्सिडरी टू एनी प्रॉपर्टी और राइट। प्रॉपर्टी और राइट क्या मतलब? टू एनी फार्मूला। प्रॉपर्टी और राइट का मतलब लिखो, टू एनी फार्मूला एज मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए थ्रू ई। आप लोग पेपर में क्या लिख के आओगे? एज मेंशन्ड अबव इन ऑल पॉइंट्स। ए थ्रू ई की जगह लिख के आओगे एज मेंशन्ड अबव इन ऑल पॉइंट्स। अच्छा, ये सर्विस क्यों दी जा रही है यार? ये सर्विस आपको क्यों दे रहा है कि पानी कितना उबालो, ये कितना करो? इट इज फर्निश्ड एज मींस ऑफ एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ फार्मूला। ये इसलिए दी जा रही है ताकि आप इससे इनेबल तो हो जाओ कि फार्मूला एंजॉय कर सको। पता चले फार्मूला मंगवा लो, देख के रोजाना दीवार पे लिख के जो है वो चाट लो आप उसको, इससे तो काम नहीं बनेगा। है फार्मूला दीवार पे लिख के चाटने से कोई काम बनेगा? ताकि उसको एंजॉय कर सकें आप। अच्छा, इन द एंड आपने उसे कहा यार फार्मूला बहुत अरसे से मैं आपको रॉयल्टी दे रहा हूँ, 10-12 साल हो गए रॉयल्टी देते हुए, यार फार्मूला बेच ही दो मुझे। या तुम्हारा स्कूल डिज़ाइन इस्तेमाल करते हुए, तुम्हारा शूज़ का डिज़ाइन बाहर के मुल्क वालों बड़ा अरसा हो गया इस्तेमाल करते हुए, अब हमें बेच ही दो, एक ही दफ़ा को पैसे ले लो, बात ख़त्म करो, रोज़ाना रोज़ाना रॉयल्टी देना। तो कई दफ़ा लॉयल कस्टमर जो होते हैं उनको ये कहते हैं चलो यार तुम्हें बेच ही देते हैं, लेकिन ये बहुत बोल्ड डिसीजन होता है बिज़नेस के फार्मूले और ये चीज़ें हमेशा के लिए बेचना। वरना आमतौर पर इस्तेमाल की इजाज़त मिलती है 5-6 साल के लिए, फिर इस्तेमाल की इजाज़त वापस ले लेते हैं ये लोग। The disposal of any property or right referred to in above clauses। पेपर में इस तरह लिखा होगा इन above points। डिस्पोजल, इन्हीं चीजों का बेच देना। तो बताओ क्या हुआ? 10 साल तक आपने किराया दिया, 10 साल तक किराया दिया। अब स्पेनिश पिज्जा वालों ने आपको रेसिपी बेच दी, इसके फिर वो काफ़ी पैसे लेंगे। लिख लो 10 साल तक किराया दिया, अब स्पेनिश पिज़्ज़ा वालों ने आपको फॉर्मूला प्रोसेस बेच दिया। अच्छा, ये जो आखिरी 2 पॉइंट्स है ना, ये ऊपर वाले सारे से मिल रहे हैं। 10 साल तक किराया दिया तो वो तो उनकी रॉयल्टी इनकम है, लेकिन अगर उन्होंने बेच भी दिया तो ये भी एक तरह की रॉयल्टी है। अगले सारे सालों में अब आपसे किराया नहीं लेंगे, एक ही दफ़ा इसको बेच रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना F और G, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट्स के साथ मिल रहे हैं। ABCDE अलग पॉइंट थे। F ने क्या लिखा हुआ था कि ABCDE को चलाना इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। बाहर से इंडिया से साउंड्स आ रही हैं, विजुअल इमेजेस आ रहे हैं, अब हम चला रहे हैं, डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो इंडिया वालों ने कहा यार ये क्या चक्कर है, विजुअल इमेजेस हम चला रहे हैं, धुंधले धुंधले आ रहे हैं। उन्होंने आपको इनेबल कर दिया कि आप इंजॉय कर सकें कोई सर्विस दे के हल्की फुल्की। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हल्की फुल्की मदद तो चाहिए होगी ना। और अगली बात, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते रहे, किराया देते रहे। एक वक्त क्या आएगा कि अगर आप उसे कहेंगे यार 10 साल हो गए मुझे किराया देते, मेरी बस हो गई, अब आप मुझे क्या कर दो, बेच दो। तो 10 साल तक जो बंदा किराया ले रहा था, स्पेनिश पिज़्ज़ा वाले स्पेन में जो इसका किराया ले रहे थे, वो किराया भी उनकी रॉयल्टी इनकम था और आज उसका बेचना भी रॉयल्टी इनकम है। डिस्पोजल, उसका बेचना भी आज रॉयल्टी इनकम है। तो जिस चीज़ की आप किराया देते रहे हो, अगर उसको खरीद लो तो उसका बेचना अगले बंदे के लिए क्या है? तो स्पेनिश पिज़्ज़ा वालों के लिए 10 साल तक पैसे क्या थे? रॉयल्टी इनकम। आज पाकिस्तान की कोई पिज़्ज़ा की शॉप उनको पैसे दे रही थी तो उनके लिए रॉयल्टी इनकम थी, और 10 साल बाद उन्होंने बेच दिया तो भी ये उनके लिए पैसे जो है कौन सी इनकम है? रॉयल्टी इनकम है। अब इसमें ना यार इस तरह की चीज़ें ना पूछना, अच्छा सर न्यूमेरिकल में वो लोग कैसे डील करेंगे इसको, उनके लिए ये डिस्पोजल कैसे होगी, हम कैसे, और भाई ये चीज़ें सिलेबस में होती मैं बता देता। बस रॉयल्टी की डेफिनेशन की हद तक हल्की फुल्की बातें कर रहा हूँ। इनसे ये ना पूछा करो किसको गेन आ रहा है, किसको लॉस हो रहा है, कौन परचेज कर ले, किसके लिए क्या है, उस एतबार से सोचवाना हो, मैं खुद सोचवाऊँगा। चलो यार, हमारा एक सफ़र रहता है चैप्टर 6 में, वो निकालो। किधर है चैप्टर 6? 69 पेज नंबर 69। हाँ, ये बड़ा आसान सा पेज है सारा, ऐसे ही उस वक्त ज़रा छुड़वा दिया, सारी आसान सी बातें हैं।
अच्छा जी, 3 लोगों को बेनिफिट अवेलेबल है। बेनिफिट क्या है? सिंध के अंदर आप कोयला निकालो। सिंध में क्या निकालो? कोयला निकालो। ज़बानी याद करो, सिंध में कोयला निकालो। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से इजाज़त लेके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करो। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से इजाज़त लेके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करो, या उनसे इजाज़त लिए बगैर खुद भी एक्सपोर्ट करो। से इजाज़त लिए बगैर खुद भी एक्सपोर्ट करो। इन 3 लोगों को बेनिफिट अवेलेबल है। इनका सारा टैक्स माफ़ है। इनका सारा टैक्स माफ़ है। इनका टैक्स ही माफ़ है। मज़े करें। जो बंदे सिंध से कोयला निकाल रहे हैं उनका सारा टैक्स माफ़। नंबर 2, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, हाँ, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अप्रूवल करा के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें उनका भी सारा टैक्स माफ़ है। लेकिन आप साथ साथ एक वो छोटी छोटी बात सुनते रहो। इनका टैक्स जो है ना माफ़ होगा जिस साल ये कंपनी बनी उस साल और उससे अगले 2 साल, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वालों का। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से इजाज़त लिए बगैर बाहर के मुल्कों में बेच रहे हैं, इनको भी माफ़ है, कोई मसला नहीं है। इनके लिए शर्त है कि 80% पैसा जो बाहर कमाया ना वो पाकिस्तान लेके आए। मिसाल के तौर पे $1000 कमाया, $1000 का 80% बनेगा $800। $800 नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए डॉलर अकाउंट में पाकिस्तान में लाएं, फिर पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लें, वो और चीज़ है। तो उन्होंने नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा पाकिस्तान लाना है। अच्छा, इन लोगों के लिए 3 शर्तें हैं, फॉलोइंग आर द कंडीशंस। इन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है। इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है, वो साल में 1 दफ़ा होती है। हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा करानी है। सेल्स टैक्स इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे शायद। हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है। और तीसरी बात इन्होंने ये करनी है कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी वगैरह कोई देते हैं तो इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर टैक्स काटना है। ख़त्म हो गया सेक्शन, ओवर। भाई ये था सेक्शन। अब बता दो, ज़बानी याद करो पहले, फिर आगे चलते हैं। अ पर्सन हु इज़ क्या कहते हैं, इंगेज्ड इन कोल माइनिंग इन सिंध। अब इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा। अ पर्सन who is selling softwares, exporting softwares after registration from Software Export Board, and a person who is selling IT services or IT enabled services if he brought 80% of money in foreign currency in Pakistan through normal banking channel. Following are the conditions. He is filing annual income tax return, he is filing monthly sales tax return, and he is, तीसरा बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, ज़बानी ना, he is withholding। अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है यानी टैक्स काटता है, असल में ना जब भी कोई बंदा टैक्स काटता है ना वो हुकूमत उसको विद होल्डिंग एजेंट कहती है। क्यों? टैक्स तो हुकूमत का काटना जिम्मेदारी है ना, लेकिन हुकूमत ने आगे लोगों को कहा होता है, होंडा वालों को आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे टैक्स काटो और हमें जमा करवाओ, राइस वालों आप टीचर्स की सैलरी पे टैक्स काटो जमा करवाओ। कैसा था सेक्शन 65F? ज़रा याद हो गया उर्दू में? उर्दू में याद हो गया सारा? और इंग्लिश में? इंग्लिश में अब लॉ की लैंग्वेज थोड़ी समझनी पड़ेगी, वो तो आसान सी लिखी हुई है, ये कोई मुश्किल नहीं है इतनी। तो इंग्लिश के एतबार से भी मैंने कोशिश किया आपको याद करवा दूँ। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शैल बी अलाउड 100% टैक्स इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स। इनमें मिनिमम टैक्स भी माफ़ है। वो मिनिमम टैक्स पड़ा था ना सेक्शन 113 में, जिनकी सेल साल की इससे ज़्यादा होती है उन्होंने कम से कम 1 पॉइंट पता नहीं 25% था कितना टैक्स देना था, सेक्शन 113 पड़ा था बिजनेस के चैप्टर में, वो भी माफ़ है। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स विल बी अलाउड 100% टैक्स इंक्लूडिंग मिनिमम एंड फाइनल टैक्स अपॉन फुलफिलमेंट सर्टन कंडीशंस एंड लिमिटेशंस। Persons engaged in the coal mining projects in Sindh supplying कोयला to power generation projects, ये अगली शर्त है। पावर जनरेशन वालों को बेचना है, कोयला बाहर एक्सपोर्ट ना कर रहे हो, ये शर्त है। पावर जनरेशन वालों को बेचना है जो पाकिस्तान में बिजली बना रहे हैं। स्टार्टअप होता है सेटअप कंपनी, कारोबार। स्टार्टअप कारोबार विच इज सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड। क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ स्टार्टअप एंड फॉलोइंग 2 years। कोयले वालों को हमेशा टैक्स माफ़ होगा, अगले 50 साल भी टैक्स माफ़ है, लेकिन इनको किस साल टैक्स माफ़ है? सिर्फ 1 साल और उसके बाद आगे 2 साल। पर्सन्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंडरलाइन करते रहो। पर्सन्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नंबर 1, ये ना 3 चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नंबर 1, नंबर 2 IT सर्विसेज, और नंबर 3 IT इनेबल्ड सर्विसेज। अब IT वाले दोस्त को फ़ोन करके ना पूछना कि IT सर्विसेज क्या होती हैं और IT इनेबल्ड सर्विसेज क्या होती हैं। इनकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में थी लेकिन निकल गई हुई है, नहीं है। तो इसलिए ये ना पूछना दोस्त को कि IT सर्विस और IT इनेबल्ड सर्विसेज में क्या फ़र्क होता है, मैं याद कर लो। पर्सन डिराइविंग इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, IT सर्विसेज और IT इनेबल्ड सर्विसेज अप टू ईयर एंडिंग 30/6/2025। ये बेनिफिट भी 30/6 तक है, इसके बाद अवेलेबल नहीं है।
30 जून 25 तक, उसके बाद अवेलेबल नहीं है। इफ 80% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स क्या होता है? फॉरेन करेंसी ना। इफ फॉरेन करेंसी इज ब्रॉट इनटू पाकिस्तान इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। शराइत बता दो क्या? एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन फाइल्ड विद, नहीं पॉइंट 2 जरा, चलो 3 पढ़ लो फिर। मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड्स हैव बीन फाइल्ड, withholding tax statements for relevant year have been filed। withholding tax statement क्या होती है? ये राइस भी जमा करवाता है। राइस फाइल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी। इसमें नाम आ रहा होता है सर नासिर का, सर उमैर का, सर आसिफ का, सर नवीद का, इसमें नाम आ रहा होता है, ठीक है, कि इन लोगों का हमने इतना इतना टैक्स काटा, इतने हमारे एम्प्लॉइज हैं, इनका इतना इतना टैक्स काटा। withholding tax statement for relevant year have been filed to FBR, ज़ाहिर बात है filed to FBR। if person से मुराद बिजनेसमैन, if businessman is withholding agent, अगर ये withholding agent है, बिजनेसमैन withholding agent ही होते हैं। किसके withholding agent है? हुकूमत के। याद करो यार, ज़बानी छोड़ परे सारी बातें। आप कोयला बेच रहे हो किसको? पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को। पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड से आपने अपने आप को अप्रूव कराया हुआ है, इसमें फिर उस साल और उससे अगले 2 साल टैक्स माफ है। और ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या IT इनेबल्ड सर्विसेज या IT सर्विसेज दे रहे हैं, इनको 80% पैसा पाकिस्तान कम से कम लाना पड़ेगा जो बाहर के मुल्क में कमाया, लेकिन ये शर्त है 25 तक इनको ये बेनिफिट अवेलेबल है, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा नीचे आ जाओ यार, ये ना रिटेलर्स होते हैं। अभी टायर 1 को ब्रैकेट में ले लो। टायर 1 का लफ्ज़ अभी मेरे से ना पूछना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या करते हैं यार, मुझे नहीं समझ आती। टायर वन का मतलब मैं अभी नहीं बता रहा, सेल्स टैक्स का वेट कर लें। टायर 1 का मतलब अभी नहीं बता रहा, सेल्स टैक्स आने का वेट कर लें। अच्छा, ऑल रिटेलर्स कौन होते हैं ये बताओ ज़रा। रिटेलर कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जिन्होंने बनाई हुई हैं, या जो दुकानें खुली होती हैं सड़कों के ऊपर, ये रिटेलर होते हैं। दुकानें खुली होती हैं, इनको रिटेलर कहते हैं। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं उनको रिटेलर नहीं कहते। ये रिटेलर्स ने ना एक मशीन खरीदनी है, उस मशीन का नाम होगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसमें वो अपनी सेल डाला करेंगे। अब अक्सर दुकानों पे आजकल जाओ, शायद मैंने तो कल एक बंदे को गोरमे पे भी देखा, तो उसने दूध खरीदा, सिर्फ 116 रुपये का उसका बिल बना था। दूध उसने खरीदा तो उसने उसके लिए भी कार्ड पकड़ाया, कि ये डेबिट कार्ड है मेरा, ये डाल दो मशीन में। तो मशीन में उन्होंने डाला तो पेमेंट होगी। तो ये जो मशीन होती है ना, मशीन, ये बैक एंड पे एक सॉफ्टवेयर होता है इसके साथ, उसमें वो कैश सेल भी रिकॉर्ड करते हैं। उसी में अक्सर दुकानों पे आजकल तो गोरमे केस में जाके पंच करते हैं, स्कैन करते हैं वो चीज़ें। तो ये जो सिस्टम होता है ना, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। बैक एंड पे कंप्यूटर भी होता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या करती है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन कैश सेल भी रिकॉर्ड करती है, डेबिट कार्ड वाली सेल भी रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट सेल वाली सेल भी रिकॉर्ड करती है, सारी सेल्स रिकॉर्ड करती है। पहले देख लो जरा पॉइंट ऑफ सेल मशीन है क्या। पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज अ मशीन मेड फॉर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग द सेल्स ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स और सर्विसेज। बताओ सेल कैसे कैसे होती है? इन कैश, इन क्रेडिट कार्ड एंड इन डेबिट कार्ड। और ऑनलाइन पेमेंट्स, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे जैज़ कैश वगैरह में आप पैसे ट्रांसफर करते हो, इन एन इंटरनेट एनेबल्ड एनवायरनमेंट। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट एनेबल्ड एनवायरनमेंट। अब आप को बेनिफिट क्या अवेलेबल है ये जरा सुन लो। बेनिफिट आपको ये अवेलेबल है कि आपको मशीन खरीदने पे ना टैक्स माफ होगा। जो दुकानदार मशीन नहीं खरीदते उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो रिटेलर मशीन खरीदते हैं उन्हें टैक्स माफ होगा। टैक्स कैसे माफ होगा? द टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड फॉर टैक्स ईयर इन विच द पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज इंस्टॉल्ड। इसको ऐसे कर लो ना ब्रैकेट में,
The tax credit will be allowed for a year in which point of sale machine is installed, integrated and configured with FBR कंप्यूटर सिस्टम, और बैक एंड पे इंटीग्रेशन हुई होती है FBR के सिस्टम के साथ. At the lower of amount actually invested in purchase of point of sale machine or 1.5 lakh per machine. Amount actually invested in purchase of point of sale machine or 1.5 lakh per machine. अच्छा यार, एक बंदे का टैक्स है 9 लाख, ठीक है जी. इसने 2 मशीन्स खरीदी हैं, 1,70,000 पर मशीन इसको पैसे पड़े हैं. इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा बताओ यार, आंसर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा. टैक्स कितना बना 9 लाख लेस अलाउड टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 64D. अच्छा, लोअर ऑफ क्या करना है यार बताओ, इसमें ए ओवर बी इंटू सी नहीं है, बस डायरेक्ट लोअर ऑफ. लोअर ऑफ, चल यार मैं खुद ही देख लेता हूँ. लोअर ऑफ अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ मशीन, बताओ अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ मशीन 1 लाख. एक्चुअली इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ मशीन, अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड जितने की बाय की हैं, 2 मशीन जिसने बाय की 1,70,000 की तो पड़ी इसको, तो 1,70,000 into 2 340 या 1.5 लाख. 1.5 लाख लॉ मेकर की तरफ से. जैसे गाड़ी नहीं होती थी तो गाड़ी आप खरीदते थे तो वो कहता था 30 लाख की गाड़ी नहीं, इसे 25 की कर दो. तो यहाँ मशीन 1,70,000 की खरीद रहे हैं, वो कहते हैं लोअर ऑफ 1,70,000 और 1.5 लाख. लेकिन मशीनें कितनी हैं 2. क्या आ गया जवाब? अच्छा, लोअर क्या है? आपके मुंह से निकल गया था 3 लाख, इसलिए मैं था. अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है. टैक्स कितना बना, उस टैक्स कितना बना, चलो नोट करो. कर लो, नोट ही कर लो ये. चले देख लिया, पॉज करके नोट करें, आपकी मर्जी है, मैं ओवर कर रहा हूँ. Tax credit will be allowed for the year in which point of sale machine is installed, integrated and configured with FPR system at lower of amount actually invested in purchase of point of sale. Amount actually invested कितनी थी यार, मिली कितनी थी, मशीन महंगी मिली थी माशाल्लाह काफ़ी, 1,70,000 या 1.5 लाख. 1.5 लाख लॉ मेकर की तरफ से. हाँ चलो यार आगे. अब पहली लाइन में कोई जाने नहीं है क्योंकि आपने सारा मैकेनिज्म तो पढ़ लिया. All retailers are required to integrate with board's point of sale online real-time reporting system. A tax rate for POS machines will be allowed to them. नीचे आगे सारा तरीका लिखा हुआ है. क्लियर? ये ना पेज 69 नया आया है सिलेबस में, तो ये ज़रा ध्यान रखना इस पे, ये वो हो ना, ये टेस्ट ना हो जाए इससे. वो अच्छा जी, सेक्शन 65 जी, टैक्स रेट्स फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन सी होती है? चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए. अबे याद है रे तुझे, कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए. ठीक है, कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए. चलो, इनको बेनिफिट क्या अवेलेबल है? टैक्स क्रेडिट फॉर ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स. चंद इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कौन क्या देने लगे हैं? बेनिफिट देने लगे हैं. अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ना पहले पढ़ना पड़ेगा.
ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आपने एक कारोबार करना है, हुकूमत कहती है फैक्ट्री वगैरह लगानी है आपने, उसके लिए 4 शराइत हैं। ये चारों के दरमियान में ना एंड डाल लो, ये बल्कि एंड यहीं पे डला हुआ है, बी के साथ मिल रहा है। 5 बातें हैं। आपने एक कारोबार शुरू करना है, हुकूमत कहती है 5 शराइत पूरी कर दो। मैं आपको क्या कहूँगा? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग। क्या कहूँगा? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग। आपने जो लैंड लेनी है ना, अपनी लैंड अपनी फैक्ट्री के लिए, वो लैंड ऐसी हो जिस पे ना कोई पहले फैक्ट्री बनी हो, और लैंड ऐसी हो ना उसके ऊपर पहले कोई दफ्तर हो। यानी ये ताज़ा ज़मीन लैंड जाके लेनी है, फ्रेश, इससे पहले आपसे पहले किसी ने इस्तेमाल ना की हो। ठीक है, अच्छा। हाँ, कोई घर गुर उधर पहले हो सकते हैं, वो और बात है, लेकिन ना कोई कमर्शियल यूज़ हो लैंड का पहले, ना इंडस्ट्रियल यूज़ हो, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, इससे पहले यूज़ ना की हो। ऐसी लैंड ढूंढो, ऐसी लैंड ढूंढो। ये नहीं कि पुरानी पहले से कोई लैंड है, उस पर कोई फैक्ट्री थी, उसे गिरा के, वो नहीं। ये पॉइंट 2 में वादे करा है। बिल्ट, अब आपने जो बिल्डिंग उसमें बनानी है ना, विदाउट डिमोलिशिंग पुरानी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नहीं बनानी। यानी हमें मोटिवेट किस चीज़ पे कर है कि ताज़ा काम करो या कोई पुराने काम को बेहतर कर लो? ताज़ा काम करो। लैंड भी ऐसी होनी चाहिए पहले किसी इस्तेमाल में ना आ रही हो, और बिल्डिंग जो आपने बनानी है वो भी उसी लैंड पे बनानी है, यानी किसी पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश वगैरह करके नहीं बनानी। और तीसरी शर्त यह है कि कोई पुराना कारोबार तोड़ के आप नया कारोबार ना बना रहे हो। यानी पुरानी कोई कंपनी बनी हुई है, आपने उससे अपना उससे नाम ले लिया और उससे कहा यार तू अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह भी इधर शिफ्ट कर दे, तू बंदे मुझे दे दे, और तेरा कारोबार टूट के मैं 2 हिस्सों में तकसीम करा देता हूँ, आधे बंदे मुझे दे दे, मैं नई लैंड ले लेता हूँ, नई बिल्डिंग ले लेता हूँ, लेकिन बंदे मुझे अपने पुराने वाले दे दे, और प्रोसेस और सारी चीज़ें। नहीं, ये बात भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और चौथी बात यह है, ऐसी टेक्नोलॉजी आपने वहाँ यूज़ करनी है जो पाकिस्तान में पहले से यूज़ नहीं हो रही। ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो पाकिस्तान में पहले से यूज़ नहीं हो रही। तो ये ऑब्वियसली FBR वालों को नहीं पता होगा, ये इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड वाले ही बता सकते हैं। जो जैसे ICAP है CA वालों का, तो इंजीनियरिंग वालों का भी होगा इदारा, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ये बात की तसल्ली करेगा, FBR वालों को इतनी एक्सपर्टाइज़ नहीं है। और ये सारा स्कीम आप अप्रूव कराएँ कमिश्नर से, और ये डेफिनेशन 1 जुलाई 19 के बाद एप्लीकेबल है, उससे पहले नहीं है। यानी उससे पहले ये डेफिनेशन का तस्वुर ही नहीं था लॉ में। तो बता दो जी 5 शराइत क्या हैं, अगर आप पूरे करें तो आपको क्या कहा जाएगा? ग्रीन इंडस्ट्रियल टेकिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, लेकिन अब ये कौन सी इंडस्ट्रियल टेकिंग है? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेकिंग। शराइत ज़रा ज़बानी याद कर लो, उधर देखे बगैर ट्राई करना। लैंड आपकी नई होनी चाहिए, पहले से उस पर कोई बिल्डिंग वगैरह फैक्ट्री की या कोई कमर्शियल बिल्डिंग पहले से ना बनी हो। दूसरी बात बताओ, आपने जो बिल्डिंग अब उस पर बनानी है ना, वो कोई पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नहीं बनानी, वो आपकी नई होनी चाहिए। बिल्ड विदाउट डिमोलिशिंग, रीवैम्पिंग, रेनोवेटिंग, अपग्रेडिंग और मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्लांट। तीसरा, हाँ, बंदे नए होने चाहिए। ये बात ना पॉइंट 3 ने वादे तौर पे नहीं लिखी हुई, बस उसने ये कहा है कि कोई पुराना सेटअप जो चल रहा हो ना किसी कंपनी का, उसी को तोड़ फोड़ के उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके आपने नया सेटअप नहीं बनाना। ये सारी बातें ना इंटीग्रेटेड ही लग रही हैं 1, 2, 3 में, एक जैसी बातें हैं, कोई ख़ास डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा इनमें। हाँ, चौथी बात अलग है, वो बड़ी आसानी से समझ आ रही है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो पहले से पाकिस्तान में यूज़ ना हो रही है। और 5वीं बात, अप्रूवल मिल जाए किससे? कमिश्नर से। चलो छोड़ो, बार बार रिवाइज़ करो। लैंड क्या होनी चाहिए? जिसपे पहले से कोई बिल्डिंग वगैरह ना बनी हो, और बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? जो पुरानी बिल्डिंग को गिरा के ना बनी हो। और तीसरी चीज़, किसी कारोबार को तोड़ के या रिस्ट्रक्चर करके भी आपने नया कारोबार शुरू नहीं करना। और चौथी शर्त, टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से अप्रूव होनी चाहिए, कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान में और किसी ने यूज़ नहीं की, और अप्रूव्ड बाय कमिश्नर होनी चाहिए। दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2019 एंड ऑनवर्ड्स। चलो जी पढ़ो। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स आर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग which is set up on land that is not previously used for commercial, industrial or and is free from any constraints imposed by any prior work. prior work के बाद कोई constraints वगैरह उस पे ना लगी हो। constraints होता है कोई restrictions वगैरह, कोई restrictions वगैरह उस पे ना लगी हो। फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम restrictions। restrictions होती है ना कई दफ़ा लगी हुई,
पुराने काम, यार पहले इधर ये हुआ था तो अब इधर ब्रिज बन सकता है। आगे पॉइंट 2, बिल्ट, ये जो बिल्डिंग अब आपने इस पे बनानी है, इधर लिख लो, बिल्डिंग इज बिल्ट, ये जरा समझने के लिए आसान हो जाएगा। बिल्डिंग इज बिल्ट, बिल्डिंग इज का लफ्ज डाल दो, बिल्डिंग इज बिल्ड without demolishing, without revamping, without renovating, without upgrading, without remodeling or without modifying any existing structure or plant। आपको 2-3 लफ्ज इसमें से याद रख लेना, revamping, renovating, upgrading, याद रह ही जाएंगे। Next, not formed by splitting up or reconstitution of an undertaking already in existence। undertaking होता है कारोबार, business। Not formed by तोड़िंग up और again जोड़िंग of an existing कारोबार in existence, जो ऑलरेडी पहले से ही है पाकिस्तान में। और ऊपर से मिला के पढ़ा करो। A new undertaking is an undertaking which is using any process or technology that has not earlier been used in Pakistan and is approved by Engineering Development Board and in the end approved by Commissioner। This definition applicable from 1 जुलाई 2019 and onwards। अच्छा, एक और डेफिनेशन है यार, वो हमें पहले पढ़नी पड़ेगी, एलिजिबल पर्सन। अच्छा, एलिजिबल पर्सन की ना हर जगह एक अलग डेफिनेशन होती है। एक हमने, हाँ इसी चैप्टर में हमने पढ़ी थी, चैप्टर 6 में, एलिजिबल पर्सन, लेकिन वो इसलिए था कि सेक्शन 63 लगना था उस पर, और उसकी भी डेफिनेशन एलिजिबल पर्सन ही थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, एलिजिबल पर्सन कौन होता है। एलिजिबल का मतलब क्या होता है वैसे? जैसे फिक्स्ड एसेट्स में पढ़ा था, एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन का नाम एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। तो एलिजिबल पर्सन कौन होता है? जो इस काबिल है कि इस सेक्शन के बेनिफिट्स ले सके। इस सेक्शन में भी एलिजिबल पर्सन्स थे, लेकिन उसने ना एलिजिबल का यूज नहीं किया था, कोल वाला और एक्सपोर्ट बोर्ड वाला। एलिजिबल पर्सन मीन्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। एलिजिबल पर्सन मीन्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। एलिजिबल पर्सन मीन्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग। इंगेज्ड इन, अच्छा अब इसने करना क्या यार? ये पहली लाइन मैंने आपको पढ़ा दी हुई है, पहली लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री टेकिंग इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, पुटिंग गुड्स और मटेरियल्स टू एनी प्रोसेस विच अच्छा खासा चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन। तो पंखा होता है, लोहा होता है, लोहे की कंडीशन बदल जाती है, पंखा नजर आने लग जाता है। और शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग क्या होता है? जहाज बनाना, जहाज बनाना। द क्रेडिट विल बी अलाउड ओनली, क्रेडिट सिर्फ कब मिलेगा? इफ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 19 एंड 30 जून 24। इनकॉर्पोरेट मीन्स कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाए, SCCP में जाके, SCCP में लिख लो बल्कि आप, SCCP में रजिस्टर करवाते हैं पहले अपने आप को, फिर कंपनी लॉ तो उसके ऊपर लगता है ना, SCCP में रजिस्टर करवाए। The credit will be allowed only if undertaking is incorporated between 30 जून 19 and 30 जून 24 and is not formed, ये तो repetition is not formed by तोड़िंग up or rejoining of any business already in existence। Clear? अच्छा यार, ये जो सोलर पैनल होते हैं, तो सोलर पैनल किसी प्लांट से बनता होगा या खुद ही बन जाता होगा? सोलर पैनल प्लांट से बनता होगा। सोलर पैनल के पीछे कोई ना कोई प्लांट होता होगा ना। सोलर से, विंड से, हवा से अगर आपने एनर्जी बनानी है तो उसके लिए आपका ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री अंडरटेकिंग होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए खाली इंडस्ट्री अंडरटेकिंग होना भी काफ़ी है। ज़रा देखना, एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन रे ब्रॉड है, एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन ब्रॉड है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन ब्रॉड नहीं है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन आई और इसने आगे कहा ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या शिप बिल्डिंग शुरू कर दे इसे टैक्स माफ कर देंगे। लेकिन एलिजिबल पर्सन मींस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब है कि ये आप ग्रीन फील्ड की बात नहीं कर रहा। तो ग्रीन फील्ड एक डेफिनेशन है, इसको हमने यहां यूज कर लिया। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की तरफ वापस आ गए। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाय 30th डे ऑफ जून 2023। ये सेटअप कब तक हो जाए? 30 जून 23 तक तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। और ये 30 जून 19 के बाद जब मर्जी सेटअप हो, लेकिन 30 जून 24 तक भी अगर सेटअप हो गई तो इसको बेनिफिट, लेकिन ये कब तक बने तो बेनिफिट मिलेगा? 30 जून 23 तक। और कब से ये उसने नहीं बताया। तो इस 30 जून 19 और 30 जून 24 का मतलब समझ लो।
अगर आप 30/19 को एफबीआर के पास गए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे रजिस्टर कर दो। अगर आप 30/2020 को गए तो भी बेनिफिट मिल जाएगा, 30/21, 22, 23, 24 को भी गए तो बेनिफिट मिल जाएगा। ये बंदा अगर 30/23 तक जब मर्जी चला जाए इसको बेनिफिट मिल जाएगा। इंडस्ट्री टेकिंग सेटअप बाय 30/2023 एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट, engaged in manufacturing of machine, engaged in manufacturing of equipments and engaged in manufacturing of items with dedicated use। dedicated use का मतलब क्या होता है? मल्टीपल यूज नहीं कर रहे इन चीजों के, एक से ज्यादा यूज नहीं करना, जो यूज है वही करना है आपने विद डेडिकेटेड यूज। अब मोबाइल का डेडिकेटेड यूज तो नहीं है, मोबाइल का कभी आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हो, मोबाइल को कभी आप जो है वो गेमें खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हो, मोबाइल को कभी ईमेल चेक करने के लिए, तो इसका डेडिकेटेड यूज नहीं है। लेकिन जो आपकी जेबों में कैलकुलेटर है उसका डेडिकेटेड यूज है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज हो रहा है। कभी कैलेंडर खोला होता है मोबाइल में, जो दिल चाहे मुंह उठा के लगे हुए, मल्टीपल यूज है मोबाइल का। लेकिन ये जो प्लांट बना रहे हैं इसका क्या होना चाहिए? मल्टीपल यूज नहीं होना चाहिए, डेडिकेटेड यूज होना है। प्लांट सिर्फ सोलर प्लांट्स को लगाने के लिए बनाया जाए, सोलर प्लेट्स बनाने के लिए लगाया जाए, फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्सेस। एनर्जी आपने बनानी है, एनर्जी किन सोर्सेस से बनानी है? सोलर से, विंड से, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बिगिनिंग फ्रॉम द डेट सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेटअप। ये लिखे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years का मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years को अंडरलाइन करो। अब जरा बात समझना, 30 जून 23 से पहले अगर आप SECP के बाद अपने पास जाके अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा लें तो 5 साल तक आप जब भी सोलर पैनल बनाने वाला प्लांट खरीदेंगे आपको टैक्स माफ होगा। अब मिसाल के तौर पे ये कंपनी कहती है, अक्सर कंपनीज ना पहले साल ही प्लांट खरीदती हैं तो पहले साल टैक्स माफ होगा। कुछ कंपनीज एक्सपैंड करना चाहती हैं अपना कारोबार, चौथे साल दोबारा प्लांट खरीद लेती हैं। जब दोबारा प्लांट खरीदती हैं तो 5 साल तक इनको टैक्स माफ है, उसके बाद माफ नहीं है। तो अब जरा बात गौर से सुन लो। एक कंपनी कहती है मैं 30/29 से पहले रजिस्टर हो गई हूँ, अब 30/25 में मैंने नया प्लांट खरीदा है, इनको टैक्स माफ हो जाएगा? हो जाएगा। 30/27 में मैंने नया प्लांट खरीदा है, इनको टैक्स माफ हो जाएगा? हो जाएगा। 30 जून 2030 में जाके मैंने नया प्लांट खरीदा, लॉ मेकर कहते हैं 5 साल के लिए तुम्हें बेनिफिट दिया था। अब ये 5 साल वाली बात और 30/29 वाली बात को मिक्स ना करना, उर्दू में इनका इधर मतलब लिखो, उर्दू में मतलब लिखो। कंपनी अगर 30 जून 23 से पहले अपने आप को रजिस्टर करवा ले SECP में, कंपनी अगर 30 जून 23 से पहले अपने आप को SECP में रजिस्टर करवा ले तो 5 साल तक जिस साल में प्लांट खरीदेगी उसे उस साल में टैक्स माफ होगा। तो जिस साल में प्लांट खरीदेगी उसे उस साल टैक्स माफ होगा। क्लियर? अब इनको बेनिफिट क्या है यार, ये सुन लो। मुझे लगता है इस पर थोड़ा आपको टाइम लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। सेक्शन 65G, पिछले दोनों तो ज़रा आसान थे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन और वो, ये थोड़ा टाइम लगा देना इस पर थोड़ा याद करने के लिए। बेनिफिट सुन लो क्या है। अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अलाउड टू एलिजिबल पर्सन। 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट। हाँ, ये एक ही बार माफ होगा जब प्लांट खरीदोगे, तब माफ होगा। अच्छा, एक कंपनी है वो कहती है जो मेरा टैक्स है
9 लाख और मैंने प्लांट बाय किया है 3 मिलियन का। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्यूशन। टैक्स कितना है जी? 9 लाख। माफ कितना होगा अंडर सेक्शन 65 नहीं है, 65 जी है यार, हद होगी। अंडर सेक्शन 65 जी। जी कैसे लिखते हैं? ऐसे? चलो चलेगा, चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा और चल, ये हो गया है। अच्छा जी, अंडर सेक्शन 65 जी किस तरह टैक्स माफ़ होने? प्लांट की कॉस्ट पकड़ो 3 मिलियन, इसका लो 25%, सेवन, कितना टैक्स आ गया? 1.5 लाख। नोट कर लो, प्लांट की कॉस्ट का 25% माफ होना रे, प्लांट की कॉस्ट का 25% माफ होना है। चलो जल्दी से कहीं भी नोट कर लो। ओके, अब पढ़ो। अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट, सॉरी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अलाउड टू एलिजिबल पर्सन्स इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये साल, ये टैक्स सिर्फ कब माफ होगा? इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस साल आपने प्लांट खरीदा। लेकिन यार फर्ज करो जिस साल आपने प्लांट खरीदा, जिस साल प्लांट खरीदेंगे उस साल टैक्स माफ होगा। लेकिन आमतौर पे लोग पहली दफ़ा ही प्लांट खरीदते हैं तो सिर्फ पहले साल टैक्स माफ होता है। लेकिन अगर फर्ज करो पहले साल टैक्स ही 6 लाख है, हाँ अगर पहले साल टैक्स ही 6 लाख है तो हम माफ तो करना चाह रहे थे 7.5 लाख, लेकिन माफ, तो फिर इस साल माफ नहीं हो सकता तो अगले साल कर लें, उससे अगले साल कर लें, बस उसके बाद नहीं। तो अगर आप टैक्स माफ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका टैक्स ही बड़ा कम है, तो फिर कब माफ कर लें? या उससे अगले साल, अगले साल या उससे अगले साल, लेकिन उसके बाद माफ इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस साल टैक्स माफ हो जाएगा। इट विल बी अलाउड अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स पेबल, नॉर्मल टैक्स में से माफ होगा, एनटीआर में से। और भाई कुछ लोगों का मिनिमम और फाइनल होता है, उनको उसमें से भी हो जाएगा, लेकिन ये चीजें हमारे सिलेबस की नहीं है। ये ब्रैकेट आप छोड़ भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं था। अनएडजस्टेड अमाउंट में बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स। तो इधर हेडिंग दे दो, मिसाल के तौर पे 2022 की हेडिंग दे दो और नीचे लिखो अगर इस साल 9 लाख की जगह 6 लाख होता, 2022 की हेडिंग दे दो और लिखो अगर इस साल 9 लाख की जगह 6 लाख होता तो फिर एक्सेस क्रेडिट अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड होता। तो एक्सेस क्रेडिट अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड होता। अब ठीक है रे, समझ आ रहा? पक्की बात कर रहे? ओके चलें जी आगे, खत्म करें। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है यार? देखो देखना जरा, 25% of eligible investment is allowed to eligible person. What is eligible investment? Eligible investment means investment made in the purchase and installation of new machine, new building
इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बना बनाया खरीदने या खुद बनाने? खुद बनाएंगे तो फिर ये टैक्स माफ नहीं होगा। ये टैक्स किस किस पे माफ होगा? मशीन पे होगा, बिल्डिंग पे होगा, इक्विपमेंट पे होगा ये टैक्स माफ। हार्डवेयर खरीदने पे टैक्स माफ होगा, होगा। सॉफ्टवेयर खरीदने पे टैक्स माफ होगा, होगा। अच्छा, ये ना यहाँ पे डबल डबल बेनिफिट मिलते हैं, टैक्स भी माफ होते हैं और उधर डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस भी माइनस करे होते हैं, अमोर्टाइजेशन भी, डबल डबल बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन ठीक है यार, लॉ मेकर की मर्जी, हमें क्या। एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर एंड एक्सेप्ट यूज्ड कैपिटल गुड्स, इसमें ना सारी ही चीजें नई खरीदनी है आपने। एलिजिबल में तो कोई एक नया था ना मेरे ख्याल से, प्लांट नया होना चाहिए, इधर सारी चीजें आपने नई खरीदनी है। तो सारी चीजें अगर आप नई खरीदेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको टैक्स माफ हो जाएगा। कितना टैक्स माफ होगा? 25%। अच्छा, अब जरा रिवाइज करवाओ, ग्रीन इंडस्ट्रियल टेकिंग कौन है? जिसकी लैंड भी पहले से यूज ना हो रही हो और बिल्डिंग आपने रीबिल्ड नहीं करनी पहले से को पुरानी उड़ा के, आपने किसी बिजनेसेस को तोड़ के नया बिजनेस नहीं बनाना, और आप इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से ऐसी टेक्नोलॉजी अप्रूव कराएं जो पाकिस्तान में पहले यूज ना हुई, और कमिश्नर से भी अप्रूव कराएं। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं या शिप बिल्डिंग, और 30 जून 19 से 30 जून 24 के दरमियान अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं और किसी पुरानी कंपनी को तोड़ के कारोबार नहीं करते, तो आपको प्लांट खरीदने पे 25% टैक्स माफ होगा, और अगर माइनस ना हो सका तो अगले 2 साल माइनस होगा। ये एक बात हो गई। अगली बात, ये बेनिफिट ना बिल्कुल अलग है। अगर आप सोलर या विंड से एनर्जी बनाने के लिए कोई प्लांट खरीदते हैं, लगाते हैं, उस प्लांट पे भी आपको 25% टैक्स माफ होगा जिस साल आपने प्लांट लगाया उस साल, और उस साल अगर माइनस ना हो सका तो अगले 2 साल माइनस हो जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट मिलेगा कब कब? 30 जून 23 से पहले पहले आप कंपनी रजिस्टर करवा लें, उसके बाद आप प्लांट पहले साल खरीदें, दूसरे साल खरीदें, तीसरे साल खरीदें, वो आपकी मर्जी है। जिस साल भी प्लांट खरीदते रहेंगे ना, साथ साथ आपको टैक्स माफ होता रहेगा। लेकिन अगर उस साल का टैक्स ही इतना ना हुआ कि माफ हो सके, तो फिर अगले 2 साल वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। डन? अच्छा जी, चलें। इसकी हेडिंग पहले की क्या थी? टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन। सर्टन पर्सन तो अब पता नहीं है आई कैप क्या हेडिंग देगा। बहरहाल कोल या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट टाइप को लफ्ज़ दे देगा अगर पूछना हुआ तो। फिर सर्टन पर्सन तो अजीब सा लफ्ज़ है वैसे, अगर खुदा ना खास्ता हेडिंग से उठाता है सवाल। सर्टन पर्सन याद करो लफ्ज़। टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल टेकिंग या ऑल स्पेसिफाइड? टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्लियर? अब क्या करें यार, चलो बस टाइम ज़ाया करते हैं। सेल्स टैक्स फिर कल शुरू कर लेते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। जो निकालो आप चैप्टर 13 निकाल लो। ज़ाया तो नहीं करना यार हमने टाइम, हद हो गई। टाइम को यूटिलाइज करते हैं यार। क्वेश्चन 7, मोइन हैज़ बीन वर्किंग एट द हेड ऑफिस ऑफ लेविस कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन, पेज 279 in New York, USA. On Yekam January 2008, LCI had established its branch office in Pakistan. LCI ने पाकिस्तान में ब्रांच बनाई है and had sent Mohsin for 2 years. और मोहसिन को 2 साल के लिए भेजा as country manager for looking after Pakistan operations. मान जा मेरे भाई, ये बंदा न्यूयॉर्क से 3 साल से काम के लिए आया है। न्यूयॉर्क में है ये बंदा, पाकिस्तान में 3 साल से काम के लिए आया है, और कंट्री मैनेजर है। मैनेजर आपको पता है नौकरी करने आता है। ड्यूरिंग 2009 आया कब है वैसे? यकम जनवरी 8 को यार, यकम जनवरी 8 को। और ड्यूरिंग 2009 अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम ही अर्न द फॉलोइंग अमाउंट्स। अच्छा, सवाल बड़ा पुट्ठा सा है, आसान सवाल है। रेजिडेंशियल स्टेटस 8 का बताना है और फॉरेन इनकम पे टैक्स देने या नहीं देना 9 के बारे में बताना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस 8 का कैसे बताएंगे? यकम जनवरी, जनवरी में 31 दिन, पकड़ के लेटर। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में यार ये 2000, अगर मैं 18 लूँ इसको तो फिर 28 दिन ही बनेंगे। 2018 लूँगा मैं इसको तो फिर 28 दिन ही बनेंगे। लेकिन आपको जो पेपर में सवाल आएगा आपको तो पता होगा ना कौन सा साल चल रहा है। 2022 का सवाल आएगा
वो तो लीप का साल नहीं है, 2020 और 24 मैंने बताया था। तो अच्छा 31, 28, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च के 31 डाल, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30, बोल 181। तो ये बंदा क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। अच्छा इसमें मैंने देख लो, मैं फरवरी में मैंने कितने दिन काउंट किए हैं? हाँ 28 दिन ही काउंट किए हैं, ठीक है 181। आगे चलें, अगला डेटा पढ़ो। अच्छा भाई, ड्यूरिंग 2009 अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, यार सैलरी तो मिल ही नहीं है ना, सैलरी क्यों मिल रही है? असल में ये न्यूयॉर्क का बंदा था, इसको लेविस कंसल्टिंग ने भेजा है कि लेविस कंसल्टिंग ने एज अ कंट्री मैनेजर पाकिस्तान में भेज दिया, तो इसको सैलरी तो मिलनी है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी ही अर्न द फॉलोइंग, याद रखना सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, वो तो टैक्सेबल होगी, लेकिन वो सवाल ने पूछा ही नहीं, ये टैक्सेबल होनी है। इसके अलावा उसने क्या किया? ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन यूएसए। अच्छा अब बता दो, 3 साल से कम के लिए पाकिस्तान में आया, सर आपको कैसे पता चला 2 साल? यार ये 2 साल, 2.5 साल, 1 साल के लिए बाहर का बंदा पाकिस्तान आ जाए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। पेपर में ना सारे सवालों में पता नहीं चल रहा होता ये किस चैप्टर का सवाल आया है, कुछ सवालों में ऐसा होता है, मैं सारे सवालों में नहीं कह रहा, इस तौर पर इसका खास तौर पर बाहर का बंदा पाकिस्तान 3 साल से कम के लिए आ जाए नौकरी करने, तो कान खड़े हो जाने चाहिए। एक और भी पढ़ा था हमने, वो सेक्शन ये था कि बाहर के लोग थे, पाकिस्तान छोड़ के चले हुए थे, पाकिस्तान वापस आ गए हैं और 4 साल से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर थे। उधर क्या लिखा होगा? 4 साल से ज़्यादा बाहर थे। इधर क्या लिखा होगा? 3 साल के लिए पाकिस्तान आए हैं, या 2 साल के लिए, या 2.5 साल के लिए, या 1 साल के लिए, या 6 महीने के लिए पाकिस्तान आए हैं और आए हैं नौकरी करने के लिए। तो इनकी फॉरेन इनकम माफ़ है, शर्त यह कि फॉरेन इनकम को पाकिस्तान में नहीं लाना। ऑन 15 दिसंबर 2008, यार ये तो 2009 ही बनता है, ये 2009 ही बनता है। ऑन 15 दिसंबर 2008 ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन यूएसए, ये तो फॉरेन इनकम है। ही कंडक्टेड अ सेमिनार इन यूएसए, वैसे ही यूएसए चला गया, नौकरी पाकिस्तान में कर रहा है लेकिन यूएसए चला गया सेमिनार कराने। ऑन हिज रिक्वेस्ट द इवेंट मैनेजर ट्रांसफर द अमाउंट, कटा के टैक्स कटा के उसके ज़ाती अकाउंट। और यार क्या 3 साल से कम पाकिस्तान है? जी। क्या ये बंदा नौकरी करने आया है? कंट्री मैनेजर है? हाँ जी। क्या ये पैसे पाकिस्तान में नहीं लाया? नहीं ले आया है, ये अमाउंट तो टैक्सेबल बन जाएगी ना। आगे पढ़ें। और 31 मई 2009, ये भी टैक्स ईयर 9 है। ही अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिश इन यूएसए, बिजनेस उसका यूएसए में है एस्टेब्लिश्ड, उससे इसने कारोबार कमाया। तो बोलो अगर एक बंदे का बिजनेस एस्टेब्लिश है यूएसए में, तो ये उसकी कौन सी इनकम है? फॉरेन सोर्स है, पाकिस्तान सोर्स? फॉरेन सोर्स इनकम है। एंड ब्रॉट 40% इन पाकिस्तान, 40% टैक्सेबल हो जाएगा और पेपर में लिख के आएंगे 60% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब लिख के क्या आएंगे लॉ की लैंग्वेज? वेयर एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड इन एक्सीडिंग 3 years or less, and he is solely resident because of his employment and he did not receive money in Pakistan, then his foreign source income will be taxable. इस तरह लॉ की लैंग्वेज लिखाएंगे। अब सिनेरियो से लिंक करके आएंगे, therefore all of the money received in respect of seminars is received in Pakistan, so it is fully taxable. However, the money received in respect of बोलो ना, however money received in respect of business established in Pakistan is only taxable up to 40%. 60% will not be taxable because all of the 3 conditions are met for 60%. Done? अच्छा जी, अच्छा यार शोहर जो है ना बीवी को कोई भी पैसे दे, तलाक देने के बाद शोहर बीवी को कोई भी पैसे दे, तूने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा पढ़ा ही नहीं हुआ इसलिए हंस रहा है।
शोहर बीवी को कोई भी पैसे देना तलाक देने के बाद, तो सारे के सारे पैसे जो है ना माफ़ होते हैं, माफ़ होते हैं। उसमें कौन कौन से पैसे हो सकते हैं? मिसाल के शोहर बीवी को पॉकेट मनी दे रहा है, लाख रुपया ये पॉकेट मनी पकड़। शोहर बच्चों की तालीम का ख़र्चा उठा रहा है, ये भी बीवी की इनकम नहीं है। शोहर बीवी को मंथली पैसे लगवाए हुए हैं पॉकेट मनी, वो तो मैंने आपको बता दिया, ये भी माफ़ है। शोहर ने बीवी को घर दे दिया, ये भी माफ़ है, यानी करोड़ रुपए का घर था, बीवी को कहा तू ले ले, ये भी माफ़ है। करोड़ रुपए का बीवी को बेनिफिट मिला है, लेकिन ये माफ़ है। अच्छा, लेकिन अगर बीवी उस एसेट से इनकम कमाने लग जाए तो वो इनकम माफ़ नहीं होगी बीवी को, वो बीवी की इनकम होगी, जाहिर सी बात है, बीवी तो बीवी है, ओके, लेकिन पुरानी है, तलाक दे दी ना। ऑन 1 जुलाई 2001 को अहमद की बीवी सेपरेटेड फ्रॉम हर शोहर। अहमद की बीवी ने कहा, अहमद तू मशरिक की तरफ, मैं मगरिब की तरफ, और आज के बाद मैं तू जुदा जुदा, और ये जो मुन्ना है ना, जिगर हमारा शहजादा इमरान, ये मुझे दे दे। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द एग्रीमेंट। मुआहदे में क्या तय पाया? मुआहदे, चल लिख, पकड़ कागज़, पकड़ कागज़, अहमद पकड़ कागज़, लिख इस पे 50,000 रुपया मुझे हर महीने भेजा करेगा। अहमद ने कहा खादिम, खादिम, माना कि मैं रिटायर हो गया हूँ, तलाक दे दिए, लेकिन खादिम। इसके अलावा मेरे बच्चे के लिए तू भेजा करेगा 10,000। अहमद ने कहा मेरा भी बच्चा है, इंशाल्लाह भेजा करूँगा, टेंशन ना ले तू। यार ये तो एग्जाम्प्ट है ना, ये भी एग्जाम्प्ट है। अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ शॉप इन हर स्पाउस नेम। मोहतरम, ये जो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है ना इन हर नेम, ये भी माफ है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये भी माफ है, लिख लो। उसको एक शॉप ट्रांसफर कर दी, दुकान 25-30 लाख की दुकान थी, बिल्डिंग थी, उसकी लैंड थी, 25-30 लाख की दुकान उसको ट्रांसफर कर दी, वो 25-30 लाख का बेनिफिट बीवी को माफ है। द शॉप वॉज ऑलरेडी इन यूज बाय अ किराएदार, पहले से उस शॉप में कोई किराएदार था, यानी पहले भी शोहर ने भी वो दुकान किराए पे दी हुई थी। एट अ मंथली रेंट ऑफ 88,000, मिसेज अहमद विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर। और जब से उसको ओनरशिप ट्रांसफर होगी तब से फिर किराया उसको आया करेगा, उसके शोहर को नहीं जाया करेगा। ऑन 1 सितंबर द ओनरशिप वॉज ट्रांसफर्ड इन हर नेम। अब ना आपने मुझे ये 3 बेनिफिट्स बताने हैं जो माफ है। ये देखना, क्या बीवी को जो पॉकेट मनी मिल रही है वो माफ है? क्या बच्चे की तालीम का खर्चा माफ है? क्या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शॉप माफ है? 12-13 लाख की दुकान बीवी के नाम लग गई एलडीए के दफ्तर के अंदर, क्या वो माफ है? जी, वो 12-13 लाख माफ है, वो 12-13 लाख माफ है। यार खुदा के लिए 2 बातें अलग अलग है, खुदा के लिए 2 बातें अलग अलग है। यार बात समझने की कोशिश करो। ये है मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल, ये मोबाइल नहीं है, ये क्या है? मोटरसाइकिल। तो शोहर ने बीवी को मोटरसाइकिल दे दिया, ये मोटरसाइकिल 50-60 हजार रुपए का होता है, आपको पता है। ये 50-60 हजार बीवी को माफ है। बीवी ने बाद में ये मोटरसाइकिल क्रीम वाले को दे दिया कि तू जो है चलाया कर और मुझे थोड़े से पैसे दे दिया कर। ये इनकम बीवी की टैक्सेबल है। समझने की बात कोशिश करो। शोहर ने बीवी को दे दी दुकान, और मोहतरम दुकान तो 25-30 लाख की होगी, लैंड बिल्डिंग। वो जो दुकान का मिलना बीवी को माफ है। आगे बीवी अगर दुकान किस पे दे दे? किराए पे, या पहले से शोहर ने किराए पे दियो, अब किराया बीवी को आने लग जाए, तो वो किराया बीवी के लिए टैक्सेबल है, वो किराया टैक्सेबल है। यार क्योंकि वो किराया शोहर की तरफ से नहीं आ रहा ना, वो किराया तो किराएदार से आ रहा है। ये 50,000 रुपये किसकी तरफ से आ रहा है? शोहर की तरफ से। ये किसकी तरफ से आ रहा है? शोहर की तरफ से 10,000। ये जो दुकान मिली ये किसकी तरफ से आ रही है? शोहर की तरफ से। और ये जो किराया आ रहा है ये किसकी तरफ से आ रहा है? ये तो कोई किराएदार है उसकी तरफ से आ रहा है। ये किराया क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। येलो वाला टैक्सेबल है, स्काई ब्लू वाले सारे एग्जाम्प्ट है। डन। मेरे ख्याल से मैं सोल्यूशन देख रहा था,
तो मैंने ना इन दोनों को एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है, इसकी ना असल में वैल्यू नहीं दी हुई उसने, तो इसलिए सोल्यूशन में इसको एग्जाम्प्ट लिखा नहीं हुआ। लेकिन याद रखो यार, ये भी एग्जाम्प्ट है, अगर इसकी भी वैल्यू दी होती। ये 3 बेनिफिट्स एग्जाम्प्ट है और सिर्फ एक बेनिफिट क्या है, टैक्सेबल। डन। हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम कौन सा है? इनकम प्रॉपर्टी होगा ना, अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और 10 महीने का कराया जाएगा इनकम में। सिनेरियो बेस में बस हल्की फुल्की कैलकुलेशन कर देनी होती है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने बैठ जाना होता। ओके, क्वेश्चन 5 में आओ। सारी सवाल करवा लिया आपने इससे मेरे। क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन 5 में आओ। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन द फॉलोइंग केस। रईस की बीवी ने रईस से जुदाई इख्तियार कर ली क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही थी। मुआहदे में ये तय पाया है कि उसकी बीवी को एक घर दिया जाएगा। घर का मिलना माफ है, घर दिया जाएगा, करोड़ रुपए का घर है, घर का मिलना माफ है। और उसे हर महीने 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, ये भी माफ है। घर भी किसकी तरफ से मिल रहा है? शोहर की तरफ से। किराया भी, और सॉरी किराया, माजरत, किराया तो किराए का जिक्र ही नहीं यहाँ, माजरत। घर किसकी तरफ से मिल रहा है? और पॉकेट मनी भी किसकी तरफ से मिल रही है? 1.5 लाख पर मंथ, ये भी माफ है। द फेयर मार्केट रेंट ऑफ किराया इज 50,000 पर मंथ। लेकिन जो घर शोहर ने दिया उसको, वो मार्केट में उसका किराया आजकल 50,000 चल रहा है। क्या बीवी ये 50,000 कमा भी रही है या मार्केट में किराया उसका इतना चल रहा है? मार्केट में उसका किराया कहीं सवाल में लिखा हुआ बीवी ने किराए पे दे दिया। एग्जामिनर को पूरा राइट है आपको तंग करने का। ये 50,000 पेपर में फारक करें, इसको इग्नोर करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइप लॉ, हमारे लॉ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर बीवी खुद ना रहती तो 50,000 का किराए पे देती। अबे वो खुद रह रही है घर में। सर आपको कैसे पता चला खुद रह रही है? भाई कहीं नहीं लिखा हुआ उसने किराए पे दिया। सर अगर वो शोहर को रेंट पे दे दे, वो तो अगली बात है ना, वो तो सवाल बताएगा तो फिर ठीक है ना। अब मुझे बता दो, इस बीवी को क्या मिला है? आ हाउस, एक मकान मिला है। और क्या मिला है? हर महीने 1.5 लाख। कितने बेनिफिट हो गए? 2। सवाल ने चलते चलते बता दिया घर का किराया मार्केट में 50,000 है एंड इट इज गिवन ऑन रेंट टू समवन एल्स। और बीवी जाके कहीं झोंपड़ी में रह रही है। ये तो नहीं लिखा हुआ सवाल में कि ये किसी और को इसने किराए पे दे दिया और खुद जाके झोंपड़ी में रह रही है या अपनी अम्मी के घर रह रही है। ये लिखा हुआ सवाल में। अगर ये लिख देते तो फिर घर का किराया माफ होता, तो घर का किराया टैक्सेबल होता है इसके हाथ में। तो अभी तो मोहतरम सभी माफ है, सब कुछ माफ है। ठीक है जी। तो इस सवाल में घर किराए पे नहीं दिया। 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, घर मिल रहा है और 1.5 लाख मिल रहा है, दोनों बेनिफिट्स माफ है। और ये 50,000 तो परेशान करने के लिए दिया था। समझ आ गई? ये तो इसको किसी की तरफ से भी 50,000 नहीं मिल रहा, वो तो किराएदार से आ रहा था ना। ये 50,000 किसी तरफ से मिल नहीं रहा। मिल सकता है, लेकिन मिल सकता है वो तो टैक्स नहीं लगता ना। चलो जी ओवर करो यार, 1 घंटा 15 मिनट ना हो जाए कहीं, बंद करो। ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।